हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने गॉस थ्योरम की हेल्प से स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज था इनफाइनाइट लार्ज का, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया। और ऐसे ही एक प्लेन शीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज थी इनफाइनाइटली लार्ज थी, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया है। इसमें एक दो केसेस छोटे छोटे बचे हुए हैं, लास्ट में चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें उन टॉपिक्स को आइए जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है, हम जा रहे हैं डिटरमाइन करने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सेल मतलब खोखला है, अंदर से खोखला है, और जो भी चार्जेस हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और इट्स होल सरफेस, पूरे सरफेस पे एक समान रूप से वितरित है सभी चार्जेस। और हम इस सिस्टम की वजह से, जो चार्जेस का सिस्टम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने जा रहे हैं, जो भी स्पेसेस हैं वहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, हम ध्यान से देखें तो ये जो सेल है पूरी तरह से पूरे से स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा जो है इस स्फेरिकल सेल के अंदर का है, इंटीरियर रीजन है, और एक आउटसाइड का रीजन है, आउटर रीजन। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेसेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मान लिया है हमने कि इस स्फीयर का रेडियस है a, एंड वी आल्सो कैन टेक द टोटल चार्ज टू गिवन टू स्फीयर इज q। मान लीजिए कि इस जो है स्फीयर पे टोटल चार्ज का वैल्यू है q, जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। और हम ध्यान दे रहे हैं कि अभी हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से डिटरमाइन करना है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना होता है तो क्या क्या कंडीशन होती है। हम जानते हैं सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही तो होता है टोटल फ्लक्स। इसकी वैल्यू होती है 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो जगह है जहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। एक इंटीरियर वाला रीजन है और एक आउटसाइड के रीजन है। चलिए मान लीजिए हम पहले इनसाइड डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आउटसाइड। ठीक है, तो फॉर इनसाइड सबसे पहले केस ले रहे हैं फॉर इनसाइड। अगर इनसाइड की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज समवेयर there is a point P which is located at a distance small r from the center where we have to determine the electric field। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है, जहाँ पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना होता है तो हमें सबसे पहला काम होता है टू ड्रा द गॉसियन सरफेस। एक हम क्लोज्ड सरफेस ड्रा करते हैं जो कि चार्जेस को क्लोज कर रहा हो, जिसकी वजह से हमें फ्लक्स में और चार्ज में रिलेशन लाना है। ठीक है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स के लिए हम एक सरफेस ड्रा करते हैं, और हम ध्यान देते हैं कि जो सरफेस ड्रा कर रहे हैं बेहतर है कि वो सिमेट्रिकल हो अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज के हिसाब से वो कैसा हो, चार्ज का जो सिस्टम हो उसके हिसाब से वो सिमेट्रिकल हो, तो हमें आसानी होगी सिंप्लीफाई करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखिए चार्ज का यहाँ पर जो सिस्टम स्टूडेंट ये स्फेरिकल है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमें इसके सिमेट्रिकल सरफेस चूज करना है तो बेहतर होगा कि वो सरफेस भी स्फेरिकल हो। अब पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट पी से होकर जाने वाला इस चार्ज के सिस्टम के सिमेट्रिकल सिस्टम अगर आप ड्रा करेंगे, सिमेट्रिकल सरफेस ड्रा करेंगे, तो आप पाएंगे अगेन यू विल गेट अ स्फीयर। आपको भी एक स्फीयर मिलेगा जो कि इसके चारों तरफ से देखेंगे तो एक समान दिखेगा, मीन्स दिस सरफेस इज आल्सो नाउ सिमेट्रिकल विद द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमें अभी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉइंट पी पे, जिसको हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जनरली क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे अभी तो हमें डायरेक्शन वगैरह कुछ पता नहीं है, हालांकि कुछ लेना होता तो हम लोग जो है जान रहे हैं कि जब भी होता है या टूवर्ड्स सेंटर होता है या अवे फ्रॉम सेंटर होता, कुछ इसी तरह का यहाँ पर केस बनता। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे गॉसियन थ्योरम या कहें गॉस लॉ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा ई डॉट डी एस का टोटल इंटीग्रल। हाँ, बट राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस।
इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो आ रहा है 0। इससे तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, पूरा चार्ज इस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अंदर इस जो आपने गॉसियन सरफेस चूज किया है उससे इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू कितना है, 0। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है ये तो हो जा रहा है 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर हर जगह ये सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो भी फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी। मींस ये जो भी होगा पक्का कांस्टेंट होगा। तो ये अगर हम बाहर ले लें बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, जो भी होगा सरफेस एरिया, तो इसकी वैल्यू होगी 0। अगर अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हो जा रहा है 0, सरफेस एरिया का इंटीग्रल तो 0 है नहीं, मीन्स देयर मस्ट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल सेल विल बी 0। ठीक है, आसानी से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए आगे के केस देखते हैं, इस स्फेरिकल सेल के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, इसके लिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। आपने देख लिया है कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहती है 0। मीन्स एक इसका ये भी कारण है कि जो चार्ज का सिस्टम है, आप देखेंगे किसी एक पॉइंट पर तो फोर्स तो हर पॉइंट पे लगाएंगे ही, लेकिन जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उनकी वजह से, सब की वजह से फील्ड फोर्स लगेगा, सबकी वजह से फील्ड आएगी और नेट फील्ड का वेक्टर सम जो है वो हो जाता है 0। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चार्ज अंदर हम रखेंगे तो बल नहीं लगेगा। आप तो जानते हैं स्टूडेंट, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता कोई चीज़ अंदर है या बाहर, चार्जेस को सिर्फ इससे मतलब होता है सब अपना अपना काम करेंगे। यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगेगा, सभी चार्ज अपनी वजह से फोर्स लगाएंगे, लेकिन नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स होगा 0 तो नेट फील्ड भी होगी 0। जैसा कि आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने देखा था अगर स्फेरिकल कोई सेल है, मास है स्फेरिकल, उसमें भी अंदर साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो नेट फोर्स आ रहा था वहाँ पर 0। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे केस लेते हैं हम कि आउटसाइड द सरफेस, फॉर आउटसाइड द सेल। अगर हम सेल के आउटसाइड की बात करें स्टूडेंट, तो चलिए मान ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक अनदर पॉइंट है। सपोज we are taking a point P outside of the spherical cell। इस स्फेरिकल सेल से बाहर एक पॉइंट P है जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना होता है हमें, वहाँ से होकर जाने वाला स्फेरिकल हम वहाँ से होकर जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं, जिसमें फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। और उस सरफेस को ड्रा करते समय हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो सरफेस सिमेट्रिकल हो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके हिसाब से देखने पर सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं चार्जेस तो स्फेरिकल में है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब जो हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे उसको भी बेहतर होगा कि हम सिमेट्रिकल चुनना है तो स्फेरिकल ले। तो देखिए पॉइंट P से होकर जाने वाला और इसके चारों तरफ से एक समान लगने वाला जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो ये सरफेस आप देख रहे हैं हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। वी नीड टू ड्रा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फॉर मेकिंग इट सिमेट्रिकल विद द सिस्टम ऑफ चार्ज। इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के सिमेट्रिकल होने के लिए जो हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, जैसे पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, तो मान लीजिए पॉइंट P सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान से देखा जाए तो जो भी होगी स्टूडेंट, हम देख रहे हैं पूरे सरफेस पे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होगी। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है।
सिस्टम ऑफ चार्ज के। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ वाले चार्ज की वजह से आउटसाइड होगी, दूसरे सभी चार्जेस को देखेंगे तो सबकी वजह से जो वेक्टर सम होगा वो नेट फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड ही होगी। और यहाँ सरफेस की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं, ये भी इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये भी होगी आउटसाइड ही। ds सरफेस जो है इसकी भी डायरेक्शन है आउटसाइड ही। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस मीन्स ई इंटू डी एस इंटू कास थीटा। अब कास थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दोनों है एक ही डायरेक्शन में तो बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कास 0 इसका सरफेस इंटीग्रल। अब देखिए कास 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ई है कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें स्टूडेंट, राइट हैंड साइड की, तो ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है आप देखिए इसके अंदर पूरा का पूरा स्फीयर ही रखा है, इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर है। तो हम कहेंगे टोटल चार्ज which is lying on the sphere Q can be taken here। इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसको और अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का सरफेस एरिया। तो E इंटू हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये रिजल्ट हूबहू किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं तो उसका रिलेशन ऐसा ही आ रहा था, जैसे कि क्यू पॉइंट चार्ज हो एक जगह रखा हो, वहां से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये आ रहा था। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि फॉर आउटसाइड ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, ये जो सेल है ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि इस सेल पर जितना भी चार्ज है पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया हो। फॉर द आउटसाइड पॉइंट दिस सेल इज बिहेविंग लाइक द होल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, होल चार्ज ऑफ दिस सेल इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे ही रखा हो। ठीक है, अगर हम इनके बीच ग्राफ प्लॉट करना चाहे स्टूडेंट की वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस, देखिए तो कैसा आएगा? इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस कम है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर हम प्लॉट करना चाहें तो स्टूडेंट देखिए कैसा ग्राफ आएगा। हम लोगों ने भी देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं विद इन द स्फीयर इनसाइड द स्फेरिकल सेल, तो हमने देखा था उसकी वैल्यू आ रही थी 0 एवरीवेयर। स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी? 0। कहाँ तक? इसके स्फीयर के सरफेस तक। मींस जब तक कि हम उसके रेडियस के स्फेरिकल सेल के रेडियस तक नहीं पहुंच जाते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे a के बराबर आएंगे उस समय तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू हो जाएगा a और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब तुरंत जैसे ही हम इसके सरफेस पे पहुंच रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए का स्क्वायर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आर की वैल्यू बढ़ेगा तो ए की वैल्यू घटेगी, और ए किस तरह से घट रही है? ए स्क्वायर है, मतलब काफी तेजी से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस तरह से कुछ ग्राफ हमको मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से वेरी करेगी जब हम सेंटर से उसके आउटसाइड बाहर की तरफ चलेंगे। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर चलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
इसमें एक और केस हम लेना चाहेंगे स्टूडेंट, वैसे एनसीईआरटी में तो अभी नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इसलिए उसको देखना चाहेंगे। हम देखेंगे कि अगर, देखिए इस केस में क्या था कि जो चार्जेस थे वो सिर्फ आउटसाइड, या तो हम कहें बाउंड्री, स्फेरिकल स्फेयर के बाउंड्री पर थे। हाँ, मीन्स सेल के अंदर कहीं पर चार्ज प्रेजेंट नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर हम एक स्फेरिकल सेल के बजाय सॉलिड स्फीयर ले, जो कि नॉन कंडक्टिंग हो, इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर हो और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए स्टूडेंट, एक केस चेंज हो जाएगा। समझिए हम क्या कह रहे हैं। अब की यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर तो है, लेकिन ये सॉलिड है, नॉट सेल। ये सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो है पूरे स्फीयर में, लेकिन हर जगह। और नॉन कंडक्टिंग है तो क्या होगा, वो कहीं जा नहीं पाएंगे, एक जगह बने रहेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज थ्रू आउट द होल स्फीयर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें खाली सरफेस पे नहीं, बल्कि हर जगह इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हर जगह चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, जो हम नॉन कंडक्टिंग टर्म लिखे हैं इसका अर्थ समझिए। अगर एक कंडक्टिंग होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि चार्ज इसके अंदर स्टे करे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट, सेम काइंड के जो चार्जेस हैं वो क्या होगा, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। बल लगाएंगे जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वो दूर, एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे, तो दूर हटते हटते कहाँ पर चले जाएंगे। अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर रहता तो सब किनारे पहुंच जाते, सब किनारे किनारे जाके इकट्ठे हो जाते और एक दूसरे से बराबर दूरी मेंटेन करने के चक्कर में यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहते, लेकिन एकदम उसके बाउंड्री पर आ जाते और केस बन जाता वही जो इससे पहले हमने लिया था, स्फेरिकल सेल। लेकिन यहाँ पर अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्जेस जहाँ है मजबूरी है वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है जाने का। ठीक है, तो ये क्या होगा, जहाँ ये चार्ज रखा गया वहीं पर रहेंगे। अब मान लीजिए इस सरफेस पूरे स्फीयर का अगर रेडियस है मान लीजिए a, और इसको टोटल चार्ज दिया गया है q, टोटल चार्ज मान लीजिए दिया है, इसका रेडियस है a और टोटल चार्ज है मान लीजिए q गिवन है। तो ये जो q चार्ज है पूरे वॉल्यूम थ्रू आउट होल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मीन्स इसका रेडियस हमने ले लिया है a, और इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, पाई a क्यूब। हाँ, पाई a क्यूब। इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, q। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितने स्पेस में कितना चार्ज होंगे, मीन्स चार्ज डेंसिटी की हेल्प से ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सोचिए इसमें केस बने, क्या क्या केस बनेगा। अगर हम इसमें स्टूडेंट इसके आउटसाइड की बात करें, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P होता जहाँ पर हम लोगों को डिटरमाइन करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोचिए क्या करते, हम इसके सिमेट्रिकल स्फीयर जो है गॉसियन सरफेस ड्रा करते और फिर से वो स्फीयर ऐसे आता, और जो आउटसाइड का अभी हम स्फेरिकल सेल में केस पढ़े वैसा ही केस इसमें भी बनता, सेम रिजल्ट आता। लेकिन अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या केस बनेगा, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहीं भी डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ गॉसियन थ्योरम, तो हम फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे जो P से पास हो रहा हो और सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्रिकल के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रा अ स्फेरिकल सरफेस, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेम सेंटर वाला स्फीयर ड्रा करना पड़ेगा फॉर चूजिंग गॉसियन सरफेस। तो क्या होगा, अब की केस में फिर से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी यहाँ पर वो पूरे सरफेस पे एक समान होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है।
तो और इसका जो डायरेक्शन होगा हम देख रहे हैं आउटसाइड या इनसाइड रहेगा। फॉर हमने लिया है कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आउट चार्ज की। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट देखेंगे तो भी होगा आउटसाइड, मीन्स दोनों के बीच फिर से केस बनेगा एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम यूज करें तो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। इस फार्मूला को अगर हम यूज करें स्टूडेंट यहाँ पर तो देखिए क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं थ्रू आउट द होल सरफेस ई कांस्टेंट है और ई और डी एस के बीच में एंगल है 0, मीन्स cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और अगर ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर है तो इसका जो सरफेस एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब टोटल सरफेस एरिया आएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4πr²। ये आएगा 4πr² इक्वल टू आएगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस स्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। हम देख रहे हैं कि जो चार्ज दिया गया है Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द होल वॉल्यूम, ठीक है। 4/3 पाई ए क्यूब में Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होंगे, क्योंकि हमें विद इन दिस गॉसियन सरफेस हमें चार्ज चाहिए। तो कैसे करेंगे, आप यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 4/3 पाई ए क्यूब में कितना चार्ज है Q, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएंगे Q/4/3 पाई ए क्यूब। इसी तरह से इस जो है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितना चार्ज रखेंगे होंगे, तो इंटू कर देंगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 पाई कट जाएगा, ये क्या बचेगा Q मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो ये होगा चार्जेस विद इन दिस गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम रख दे स्टूडेंट तो हो जा रहा है Q इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए का क्यूब। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें, हम चूंकि चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिटरमाइन करना, तो सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखिए 4 पाई जो है इसके साथ मिलके बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू, और क्या बच रहा है देखिए r², यहाँ r क्यूब है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बचेगा सिर्फ r, नीचे है डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट अब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये तो है रेडियस ऑफ दिस स्फीयर जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अर्थात जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होगी, एट द सरफेस। और जैसे ही उसके बाद बाहर जाने लगेंगे तो स्फेरिकल सेल का आउटसाइड वाला केस फिर से बन जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो इस केस में स्टूडेंट अगर आपको कहा जाए ड्रा द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and distance from the center for this case, graph between electric field and distance from the center। तो ग्राफ कैसा है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर आपने डिटरमाइन किया तो वो था प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स जब तक आप रेडियस तक नहीं पहुंचेंगे सेंटर से तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंच जाएंगे इसके सरफेस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और आर इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा यहाँ क्यू भी था, ठीक है। वैसे ही r इक्वल टू हो जाएगा a, तो a से नीचे का a कट जाएगा, a बचेगा Q/r²।
Q बाई ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई ए स्क्वायर, ये होगी मैक्सिमम फील्ड। उसके बाद हम देख रहे हैं 1/r स्क्वायर के तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आता है, मीन्स यहाँ से इस तरह से घटने लगेगा। तो ये होगा स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस विद द सेंटर। इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका स्फीयर हो वो नॉन कंडक्टिंग हो और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें अब जो है कोई टॉपिक नहीं बचा है। अब हमको मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट पढ़ना है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनको आप हल करिएगा। हमारे पास चूँकि समय कम रहता है तो इसलिए अभी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोड़ के ही चल रहे हैं ताकि सिलेबस पहले पूरा करें। बाकी समय मिलने पर हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उनको भी हम एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न इस टॉपिक से अगर बात करें तो स्फेरिकल सेल में हमने देखा था स्टूडेंट कि जो विद इन द सेल फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है 0। तो इसका यूज कहीं कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक जनरल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि अब अगर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो कार में है तो भाग जाएंगे बाहर कि अंदर? तो कहा जाता है कार में है तो आप जो है अंदर ही रहेंगे, क्योंकि अंदर का फील्ड हमेशा 0 रहेगा। जो भी चार्ज हमेशा आएगा वो कार के ऊपरी सरफेस पे ही रह जाएगा, क्योंकि वो मेटालिक है। तो आप आसमानी बिजली से सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये सुरक्षा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इस प्रोसेस को कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। मीन्स कोई सरफेस अगर है मेटालिक, उसके अंदर कोई चीज़ है तो वहाँ पे चार्ज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करिए। हाँ, पूछना हो आप तो कोई क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं, हम तुरंत उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वहीं पर या तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समाहित करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।